एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियोस में हम देखने वाले हैं लास्ट जो अपनी क्लास थी एनसीईआरटी हम डिस्कशन कर रहे थे 8th क्लास की। तो उसमें हमने फिजिक्स के चैप्टर अपने रहते थे, केमिस्ट्री एंड बायो का डिस्कशन किया था, एक बायो का लेसन भी रह गया था। तो आज हम कंप्लीट 8th क्लास कर देंगे, पार्ट 2 रहेगा। जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप गो थ्रू एक बार जरूर करें। कुछ समझ नहीं आए तो आप वो बता सकते हो। और ये हमने प्लेलिस्ट का यूज़ करके ही मतलब एनसीईआरटी का यूज़ कर रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। जैसे सीटेट को टारगेट कर रहे हो, एचटेट को, क्योंकि एनसीईआरटी से पता है आपको मेन आता है क्वेश्चन, चाहे 11th-12th की हो, एनसीईआरटी 9th-10th जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो। ये चलिए, तो लास्ट जो वीडियोस थी हमने 8th क्लास की जो बनाई थी उसमें 7th चैप्टर तक कर लिया था। तो 8th चैप्टर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको बताए जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, इस चैप्टर का नाम क्या है आपका, सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। क्या नाम है इसका, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो यह सबसे पहले अगर हम बताएं स्टूडेंट्स, एचटेट के क्वेश्चंस में, टीजीटी साइंस में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि सेल की डिस्कवरी किसने की, और शीटेट और एचटेट दोनों में ही आया हुआ है क्वेश्चन। तो याद रखना, सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी। एग्जैक्ट सन की नो नीड टू मेमोराइज दिस, बस ओनली याद रखिए कि रॉबर्ट हुक ने की थी सेल की डिस्कवरी, ठीक है। वो थिंग्स के बारे में आप इसमें पढ़ते हो। अलग अलग जो भी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है किसी भी ऑर्गन की, वो सेल्स ही होती हैं, आपको पता है, ठीक है। तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो रॉबर्ट हुक वाला एक बात याद रखना है यहाँ से आपके। और फिर उसमें स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन ऐसा भी आया हुआ था, देखो कई सेल्स, कई ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिंगल सेल वाले होते हैं, जैसे यीस्ट हो गया, स्पोज, अमीबा है, या कई होते हैं मल्टी सेलुलर जिसमें एक से ज़्यादा सेल्स होती हैं, मोर देन वन सेल, मल्टी वर्ड यूज़ करते हैं ना उसके लिए। तो यहाँ से अगर आपसे कोई पूछ लेते हैं कितनी वगैरह, देखो ये दिखा रखा है बिलियन इज थाउजेंड मिलियन ट्रिलियन, ऐसे नहीं कि एक है दो सेल, बहुत सारी होती हैं, अनगिनत जिसको बोलते हैं। हमारी बॉडी के अंदर भी आपको पता है कि सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स जो भी हमें डिजीज से फाइट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। ये भी एक सिंगल सेल जो अपनी शेप को चेंज कर सकती हैं, डब्ल्यूबीसी। अमीबा के बारे में आप इस चैप्टर में थोड़ा पढ़ना है आपको, जो मेन थिंग्स है उसके बारे में ही हम आपको बता रहे हैं जो पूछने के चांस है। ये सूडोपोडिया की स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, स्ट्रक्चर से तो चांस कम ही है पूछेंगे आपसे, ठीक है। और फिर आप देखते हो कि कोई भी ऑर्गन है ना, वो भी एक छोटे छोटे पार्ट से बना होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हो। फिर सेल्स के पार्ट होते हैं कि बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली। फिर जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होती है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, कई बार डेफिनेशन से सीधा दे दें। बायो का ही है ये क्वेश्चन भी वैसे, मतलब ये चैप्टर हम बताएं आपको, ठीक है। ये सारी थिंग्स के बारे में आपको, यूक्रेटिक सेल्स क्या हैं, प्रोक्रेटिक क्या हैं, एक ये सारी सेल्स देखनी है। वो सेल्स जिसमें न्यूक्लियर मेटल विदाउट न्यूक्लियर, बिना किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ना स्टूडेंट, उसको हम प्रोक्रेटिक बोलते हैं, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। तो क्या बोलते हो, प्रोक्रेटिक। यूक्रेटिक में एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होगा, मेम्ब्रेन साथ में होगी, उसको यूक्रेटिक। तो ये डेफिनेशन से ही क्वेश्चन आ जाए कई बार, तो याद रखना है आपको, ठीक है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन लीवर को छोड़कर ज़्यादातर किस में आते हैं, यूक्रेटिक्स में हम बोल सकते हैं, सबकी मेम्ब्रेन होती हैं। ऐसे ही आपको इसके एग्जांपल याद रखने हैं। तो एग्जांपल से या डेफिनेशंस का ही यूज़ करके आपसे पूछ ले, यूक्रेटिक क्या है, ये क्या है, वो सारी थिंग्स पूछ लें, ठीक है। ग्रीन कलर प्लास्टिड्स को हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, का क्या क्या है, ये सारी थिंग्स एक बार गो थ्रू कर लेना, पूरा तो नहीं पूछेंगे आपसे। हाँ, ये कुछ कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स में तो वही सारी थिंग्स है। तो नेक्स्ट अगर हम चैप्टर्स बताएं अपना, देखते हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो यहाँ से क्वेश्चन जो आएगा ना स्टूडेंट्स से, ये तो आपको पता है कि रिप्रोडक्शन क्या है। देखो 7th क्लास में जब आप पढ़ोगे ना तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ते हो, रिप्रोडक्शन में कि एक पेरेंट बॉडी से इंडिविजुअल वैसा ही कॉपी फॉर्मेशन होना। अब जैसे कोई बफेलो का अगर आप बच्चा देखो तो बफेलो जैसा ही होगा ना, ऐसे नहीं काऊ जैसी प्रॉपर्टी आ जाएंगी उसमें, उस जैसा ही आपके पास ह्यूमन बींग्स का है तो उसका ही आएगा पेरेंट्स जैसा, ठीक है। तो उसमें आप दो टाइप की रिप्रोडक्शन पढ़ते हो। प्लांट्स में भी पढ़ते थे आपने एसेक्सुअल और सेक्सुअल, एक जिसमें विदाउट सीड, बिना बीज के ही आपका रिप्रोडक्शन हो रहा। जैसे आपने देखते हो ना कई कोई फूल वगैरह होते हैं, वो आप मिट्टी में लगा दिए बिना बीज के तो ही उग जाते हैं। आलू आपने देखे होंगे, पोटैटो कई दिनों तक रखते हो ना तो उग जाते हैं आलू पोटैटो आपके, है ना। तो उसमें सीड के बिना ही फिर से एक नया पौधा उग जाना उस जैसा ही। और एक होता है सीड की हेल्प से उगना, तो ये सेक्सुअल एसेक्सुअल प्लांट वाले में आते थे। यहाँ पे क्या है, इसमें क्या होगा, सेक्सुअल है मतलब फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमेट का। कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि बताइए मेल का कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फीमेल का कौन सा होता है। ये सारी थिंग्स थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है, ये आ सकता है आपका क्वेश्चन। फिर फर्टिलाइजेशन वाले में क्या होता है, फीमेल गैमेट का नाम क्या होता है, ओवा, उसका स्पर्म, ठीक है। ये सारी थिंग्स, ये उनकी स्ट्रक्चर्स दे रखी हैं। तो ये बायो का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैसे आ सकता है। फर्टिलाइज्ड एग है, उसका नाम क्या होता है, जाइकोट। ये पूरी थिंग्स होती है ना स्टार्टिंग में कैसे वो हुआ। फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के अंदर ही हो, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन ज़्यादातर मान लो जैसे काऊ है, डॉग है, हैंस है, उसके अंदर ही होती है ना। तो इंटरनल, एक्सटर्नल जो बाहर से हों,
ठीक है, फ्रॉग का दिखा रखा है जैसे पानी में। और ये थोड़ा इंट्रो के लिए बता रखा है आईवीएफ, जैसे जिनके पेरेंट्स नहीं, बच्चे नहीं हो पाते तो वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी करवाते हैं, जो इसको इंजेक्शन से बोलते हैं ना, टेस्ट ट्यूब बेबीज बना, आजकल तो आपको पता है केमिकल से भी बनने लगे इंजेक्शन का यूज़ करके। थोड़ा कॉस्टली होता है ये, लेकिन वैसे होती हैं। तो इंटरनल एक्सटर्नल का एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, ये आपसे पूछने के चांस है। और ये पूछ लें, 4 ऑप्शन दे रखे हों कि बताइए किसके ऊपर बॉडी पार्ट है ना, जब एक्सरा करवाया जाता है, अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है बच्चे का, तो फोइटस वाले स्टेज में उसके सारे बॉडी पार्ट बन जाते हैं, बच्चे के पता चल जाता है हाथ पैर कान नाक सारी चीज़ ठीक है क्या, वो थिंग्स। फिर यहाँ से 2 चीज़ पूछ सकते हैं, ईजी है बट आसान आने का चांस है। वीवी पेरेस और ओवी पेरेस आपसे पूछ लें। जो अपने जैसे यंग वंस दे रहे हैं उसको तो वीवी पेरेस बोलेंगे, ठीक है। और जो एग देते हैं, अंडे देते हैं, और फिर उसके बाद में से बच्चे बाहर निकलते हैं, उसको ओवी पेरेस बोलते हैं। जैसे अब काऊ बफेलो है, ये तो आपके पास वीवी पेरेस में अपने जैसे ही छोटा देते हैं ना, ऐसे आप देखते हो कबूतर हो गया, क्या बोलते हैं उसको, चिड़िया है आपके, जो अंडे देते हैं, मुर्गी बोल सकते हो इस टाइप से, उनमें से बच्चे निकलना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओवी पेरेस। आप समझ गए होंगे क्या बताना चाहते हैं आपको। एंड मेटामॉर्फोसिस, ये क्वेश्चन आया हुआ था एक बार जो फ्रॉग वाले में, कि ट्रांसफॉर्मेशन लार्वा की एडल्ट में अलग अलग ड्रास्टिक चेंज होती है ना, मेटाफोर्सिस, ये एडल्ट फ्रॉग की दिखा रखी है, पहले टाइडपूल वाली स्टेज है ये पूरी। यहाँ से एक पेपर में, अभी एग्जैक्ट तो मैं डेट याद नहीं है बट क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको एक बार देख लेना अच्छे से। फिर ये आपके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा। सेक्सुअल में तो 2 चीज़ों की जरूरत पड़ी थी ना, एक मेल और एक फीमेल, बट एसेक्सुअल में एक में ही होता है। जैसे अमीबा में एक ही पार्ट अपने आप में टूट जाता है, बाय डिफ्यूजन होता है, बडिंग्स इन अमीबा भी दिखा रखा आपका, ठीक है। ये वैसे स्टोरी है क्लोन की, यहाँ से तो नहीं पूछेंगे पहले की प्रजाति में सेम टाइप की क्या मिली। चलिए, ये 2 तो थे आपके बायो के। अब नेक्स्ट आई थिंक आएगा फिजिक्स का, या नहीं फिजिक्स का नहीं है, जनरल साइंस से ही है। इस क्वेश्चंस में आपसे ना एक क्वेश्चन बार आया हुआ है क्वेश्चन, हम आपको बताएंगे कैसे क्वेश्चन, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस वाले चैप्टर में, कि एडोलसेंस, पहली बात तो एडोलसेंस की आपसे एज पूछ लेंगे कि बताइए कितनी होती है। ये भी पूछ लेंगे बॉयज़ की, बताइए गर्ल्स की कितनी होती है। ज़्यादातर 10 से 18 तक हम एडोलसेंस एज को बोला जाता है। वैसे इस एज के अंदर माइंड आपका बहुत फास्टली होता है, इसलिए कहा जाता है कि इस एडोलसेंस एज में जो एनर्जी होती है उतनी किसी में नहीं होती। तो इस एज के दौरान हम जितना मैक्सिमम आप याद करना चाहो, कि मैक्सिमम हमारा माइंड का यूज़ कर सकते हैं। अब ये आपको बता रखा है कि जो गर्ल्स हैं उनके अंदर की और बॉयज़ के अंदर की क्या होती है। 1-2 साल पहले जो भी स्टेजेस हैं प्यूबर्टी वाली, वो स्टार्ट हो जाती हैं गर्ल्स में, ठीक है। ये रेंज दिखा रखा है कि फुल हाइट का क्या है, फार्मूला तो कोई नहीं पूछेगा, बस वैसे समझाने के लिए यहाँ पे। वॉइस बॉक्स आप देखते हो ना, आवाज़ चेंज होती है, गर्ल्स की अलग आवाज़ मिलेगी, बॉयज़ की अलग मिलती है। किसी का एटम एप्पल बड़े साइज हो, किसी के हॉर्स जैसी आवाज़ भी होती है ना, वो डिपेंड करते हैं। तो इसी एज में हमारे सारे चेंजेस होते हैं, बॉडी की हाइट बढ़ना, शेप, साइज, हेयर, ये सारी थिंग्स होते हैं अलग अलग, ठीक है। और फिर एक क्वेश्चन आपसे ये हॉर्मोन्स वाला, हॉर्मोन्स ही होते हैं ना सारा थिंग्स, आप पढ़ते हो इस टाइम भी। अगर आप कोई चीज़ मान लो चॉकलेट खा रहे हो तब कोई टाइम, या हमें घबराहट होती है, एड्रेनलिन हार्मोन, डिफरेंट टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं, केमिकल सब्सटेंस, जिनका स्क्रेशन अगर आपसे कोई पूछ ले तो कहाँ से होता है, कौन सी ग्लैंड से, एंडोक्राइन ग्लैंड से। मेल हार्मोन आपको याद रखना है टेस्टोस्टेरोन होता है, फीमेल पूछ ले तो एस्ट्रोजन। ये 1 मार्क्स के सीधे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे डायरेक्टली, तो आपको पता होना चाहिए। और अगर इन हार्मोन का प्रोडक्शन किसी दूसरे हार्मोन के कंट्रोल में हो रहा है ना स्टूडेंट्स, तब उसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, वो कंट्रोल कर रही है उनको, वो सारे थिंग्स आपके। तो हार्मोन वाले से भी पॉसिबिलिटी है सीधा पूछ ले, या एक बार अगर बहुत ही ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि मेंसुरेशन होता है, वो आपको पता है मेंसुरेशन 28 से 30 जो मतलब 1 मंथ वाइज होता है फीमेल्स में, और उसकी अगर रुक जाता है मैक्सिमम 50 होते हैं, 50 तक रुक जाता है मेनरेज, क्या बोलती है इसको। क्रोमोसोम का इजी पूछ ले आपसे, टोटल 46 होते हैं, पेयर 23 होते हैं। अगर आपको पता लगाना बॉय है या गर्ल्स है, तो आप ये बता सकते हो कि XX है, सेम टाइप की है तो गर्ल्स मिलेगी, अगर मान लो YY है तब भी गर्ल्स, और बॉयज हैं तो XY। क्रोमोसोम की हेल्प से आप बताते हैं ना ये सारी थिंग्स, वो आपसे पूछ सकते हैं इस चैप्टर में, हम बताएं आपको। ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में आपको पता चल गया होगा। बैलेंस डाइट वगैरह तो सीधा ही है क्वेश्चन, इतना नहीं पूछेंगे। बस जो आप 6th क्लास में पढ़ते थे ना, कौन से क्या सोर्स है, कमी कौन सी हो जाए, इन ये देखने, विटामिन A B C की कमी का कॉमन नेम भी पूछा हुआ था एक पेपर में, एचटेट के में ही। अब देखिए हमारा आ गया फिजिक्स का चैप्टर। तो जिन बच्चों को फिजिक्स हार्ड लगती है तो इतना हार्ड नहीं है, बट आप कर सकते हो इजीली। 11th-12th की तो ये है कि काफ़ी दिन हो गए हैं, अगर आपका मेन सब्जेक्ट नहीं है मान लो केमिस्ट्री बायोलॉजी की, तो आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाना पड़ेगा। न्यूमेरिकल भी आते हैं, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही ईजी पेपर होगा। तो प्रैक्टिस करेंगे हम क्वेश्चंस की तभी हम कर पाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट न्यूमेरिकल रहते हैं, दैट्स ट्रू। तो फोर्स क्या होता है आपको पता है, पुश या पुल कोई ऑब्जेक्ट का। फार्म यूनिट क्या होती है, SI यूनिट न्यूटन होती है। फोर्स का प्रेशर की टर्म में पूछ ले, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया टाइप से यूनिट का पूछ ले, ये अलग अलग एग्जांपल्स दे रखे हैं, क्योंकि 8th क्लास में आप जनरल चीज़ें सिखाई जाती हैं आपको, वो तब है ये कि फोर्स क्या है, पुल पुश क्या होता है, कैसे हम खींचते हैं, अगर कोई हैवी बॉडी है तो हम पुश करेंगे या पुल करेंगे, वो सारी थिंग्स हैं। ओके,
नेक्स्ट इसमें देखते हैं एनसीईआरटी में और कुछ है क्या। इसीलिए हम एनसीईआरटी का यूज़ करके कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ताकि थोड़ा आपको क्लियर भी हो जाए। हाँ, इसमें ये टॉपिक आने के चांस है। ओके, तो ये स्टेट ऑफ मोशंस के बारे में थोड़ा आपको बता रखा है। नेक्स्ट है आपका ये तो चेंज बता रखा है, ये यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे चेंज वाले पोर्शन से। तो एक मिनट, थोड़ा सा हम इसको कम जूम कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ये कॉन्टैक्ट फोर्स मस्कुलर फोर्स, एक फ्रिक्शन वाले जो अगला चैप्टर है ना आपका फ्रिक्शन 11th क्लास का, वो इंपॉर्टेंट, उससे कई बार पूछा हुआ है। कई बार तो स्टैटिंग, स्लाइडिंग, रोलिंग, इनका ऑर्डर पूछ लेते हैं। एक पेपर में आया हुआ था, शायद 2021 के अप्रोक्स में था। तो आपसे पूछ सकते हैं फ्रिक्शन है क्या, जिसकी वजह से हम चल पाते हैं स्टूडेंट्स। इसके टाइप होते हैं, स्लाइडिंग आप किस कर रहे हो, रोलिंग कर रहे हो, या स्टैटिक फ्रिक्शन, तो डिफरेंट टाइप के होते हैं। इनसे आपसे पूछ ले। अगर वो चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशन, ग्रेविटी मास की वजह से इसका पूछ ले। 11th में तो आप पूरा पढ़ते हो ना, ये फार्मूला बता रहे थे हम प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया वाला। नेक्स्ट किसी भी चीज़ पे प्रेशर आप लगा रहे हो, ग्रेविटी, पूरा ये सारे थिंग्स हैं। इसमें तो इतना और कुछ नहीं है स्पेशली जो आपको ज़्यादा हार्ड हो बताने वाला। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो नॉर्मल प्रेशर लग रहा है, वो सारी थिंग्स हैं। बस इसमें मेन चीज़ यही है, प्रेशर एंड फोर्स के बारे में ही आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट थोड़ा फास्टली लग रहा होगा आपको मोस्टली को, क्योंकि जो मेन चीज़ें हैं वही हम बता रहे हैं। ऐसे नहीं कि आप एक लाइन पढ़ने बैठ जाओगे तो आपसे एक ही चैप्टर नहीं होगा। आपको 9th से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी करनी है, 6 से लेकर 12th तक, सॉरी। तो एक मिनट रुकिए। अब ये देखो इन्होंने क्या बोला है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, कि फ्रिक्शन है कि आपका घर्षण, जिसको हिंदी में कहते हैं। फिर आपने देखा होगा, एक तो मान लो आप देखो रफ सरफेस पे चल रहे हो, एक चिकने पे चल रहे हो, हील पैर रखिए तो किस पे आप जल्दी पैर, तो वो भी फ्रिक्शन का ही कंसेप्ट है। यहाँ ऑर्डर है, एक बार आप ध्यान रखना कि कौन सा क्या ऑर्डर रहेगा फ्रिक्शन वाले के टर्म में। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो इनसे ही देखा गया है, 1-2 क्वेश्चन ही ज़्यादा देखे गए हैं वो सारे थिंग्स। ये टायर्स आपके कैसे बनाए जाते हैं ताकि फ्रिक्शन कम हो, आसानी से चल पाए। रोलिंग फ्रिक्शन, जब हम रोल करते हैं किसी चीज़ को, देखो आप जैसे ये ले जाते हो अपना सामान वगैरह ले जाने के लिए, तो रोलिंग रिड्यूस करता है, आपका फ्रिक्शन कम लगता है और हमें वजन भी कम लगता है। आपको पता नहीं चलता ना कितना ही वजन डालो आप रोलिंग वाले में, एक आपको उठाना दे देते तो ज़्यादा लगेगा आपका। तो रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा स्मॉलर देगा होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से हमेशा कम रहेगा। ठीक है, ये सारी थिंग्स आपको बता रखी हैं। रोलिंग क्या है, वो सारी थिंग्स, फ्लूइड फ्रिक्शन, बस फ्रिक्शन में तीनों के बारे में पता होना चाहिए, स्टैटिक, रोलिंग वाला। नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स सी साउंड। तो साउंड के बारे में एक तो स्पीड पूछ ले आपसे, एयर की स्पीड होगी, साउंड की स्पीड है, लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ क्या होता है आपका, कितनी हियरेबल हम सुन सकते हैं, अल्ट्रासोनिक रेंज कितनी होती है। ठीक है, कोई भी चीज़ आप कुछ बजाते हो तो वाइब्रेशन कैसे प्रोड्यूस होती है, आवाज़ देखते हो ना आप इस टाइप से। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, ये जनरल थिंग्स है, तो एक बार इसको यूज़ कर सकते हो आप। नेक्स्ट देखते हैं जो अपने काम की चीज़ है, जहाँ से आ सकता है। ये तो आपको पता ही है कि साउंड होती है, उसको मीडियम की जरूरत पड़ती है आपकी प्रोपेगेशन करने के लिए। एग्जाम्पल एक्टिविटी की हेल्प से आपको बता रखा है। लाउडनेस के बारे में पिच कितनी है, वो सारी थिंग्स बता रखी हैं। ईयर ड्रम से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और ये याद रखना आपको, 1 हर्ट्ज जो फ्रिक्वेंसी, ये तो ठीक है। एम्पलीट्यूड का हमने बता रखा आपको पहले से ही। और पिच, ये स्टिलेंस आवाज़ दे रखी है कि लाउडनेस होती है ना, ये क्वेश्चन पूछा होता है एक बार कि लाउडनेस है साउंड की किस पे डिपेंड करेगी, एम्पलीट्यूड पे करेगी, फ्रीक्वेंसी पे, इंटेंसिटी पे। तो याद रखना लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड पे करती है, तो एम्पलीट्यूड की वाइब्रेशन ज़्यादा होगी तो उतनी साउंड हमें ज़्यादा सुनाई देगी। ये दे रखा है आपका म्यूजिकल साउंड्स दे रखी है, जैसे आप डीजे वगैरह होते हैं उनकी आवाज़ बहुत दूर तक होती है ना। और ह्यूमन ईयर रेंज होती है ऑडिबल की 20 से 20,000 हर्ट्ज से, उससे ज़्यादा नहीं सुन सकती। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं ना, जैसे डॉग हो गया, ये इनकी 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा सुन सकते हैं वो। फिर ये कुछ पॉल्यूशंस का दे रखा है। अब आप देखते हो शादी ब्याह हो गए या जनरल कोई भी फंक्शन हो गया, तो हम क्या करते हैं, बहुत शोर लगाते हैं। आपका डीजे हो गया ये सब, तो उससे शोर हो रहा है ना आपका पूरी उसमें, तो वो थिंग्स बता रखी है। एक मिनट रुकिएगा स्टूडेंट्स। हाँ, नेक्स्ट देखिएगा अपना क्या है। तो आज हम कंप्लीट ही करने वाले हैं फिजिक्स के जितने भी चैप्टर हो जाएंगे, उन सभी को कवर करने वाले हैं। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का बता रखा है, करंट क्या है आपका, किसकी वजह से फ्लो होता है, आयन की वजह से, आप सबको पता होगा। और करंट अलग अलग मटेरियल्स होते हैं ना, गुड कंडक्टर होते हैं, कुछ बैड कंडक्टर होते हैं, गुड अच्छी इलेक्ट्रिसिटी वो करते हैं, वो सारी थिंग्स हैं, इनके बारे में आपसे पूछ ले कोई। यूनिट
यूनिट क्या होती है करंट की, एम्पियर यूनिट होती है। एसिडिक सॉल्यूशंस, ये आपका एक्सपेरिमेंट भी होता था ना 10th में, अगर आप करोगे आगे, कि एसिड में पानी मिला फिर बल्ब लगा देते, ग्लो हो रहा है या नहीं है, वो सारी थिंग्स हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे मेथड होता था, वो सारी थिंग्स आपको दे रखी हैं, ठीक है। इसी में गैल्वेनाइजेशन भी पढ़ते थे, जिसमें हम जिंक की लेयर चढ़ा देते थे। पोर कंडक्टोजोसिस विधियों का सुचालक ना करते हों, वो सारी थिंग्स दे रखी है आपको। नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट है 15 चैप्टर सम नेचुरल फिनोमिना, कुछ जैसे लाइटनिंग हो गया, बिजली कड़कना, नेचुरल फिनोमिना है, कैसे हम होता है, वो सारी थिंग्स है, ठीक है। चार्जिंग बाई से कहते हैं ये जो रबिंग, पहले आपने देखा छोटे थे ना तब आप पेज को बालों पे लगा फिर उससे है ना वो करते थे, कलेक्ट करना कुछ चीज़ें, चार्ज सेपरेशन होता था, वो वाली साइंस जो हम बचपन में पता नहीं था क्या कंसेप्ट है, फिजिक्स का होता था। वो सारी थिंग्स दे रखी है आपको। अलग अलग एग्जांपल्स देखे कि कैसे चार्ज विकास हो रहा है ग्लास रोड पे, जब आप अपने किसी सिल के कपड़े से कर देते हो ना, सर्दी के टाइम में भी आपने देखा होगा ये बात। ये वो वाली थिंग्स हैं सारी। ये लाइटनिंग का कंसेप्ट दिखा रखा है आपको। लाइटनिंग है, सेफ्टी के स्टूल क्या होना चाहिए, अंदर रहना चाहिए, बाहर रहना चाहिए, पेड़ के नीचे, ये सारी थिंग्स दे रखी हैं। अर्थक्वेक, भूकंप जो आता है उस टाइम की बात है, ये सारी थिंग्स वो बता रखी हैं आपको। ये बता रखा मेजर कहाँ पे किया गया, वैसे तो थ्योरेटिकल है, ज़्यादा तो पूछने का चांस तो कम ही है, मेजर कहाँ पे किया गया। ये पूछ लेते हैं, इस शायद एक सिस्मोग्राफ का था, जैसे आपसे कई बार दूध की आर्द्रता मापनी हो या भूकंप को मापना हो या और कोई चीज़ है, तो उनके कई कॉमन होते हैं, जैसे कई सिस्मोग्राफी हो गया, लैक्टोमीटर हो गया या एनी अदर, ये जो टेक्निक है जिनकी हेल्प से मेजर करते हैं, तो ये वाली कई बार चांस होते हैं कि आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इसमें तो कोई नहीं पूछेंगे आपसे आई थिंक। द टाइम ऑफ प्रोड्यूस वेव ऑन द सरफेस अर्थ के वेव, तो ये होता है सिस्मोग्राफी, इसकी हेल्प से ही हम पता लगाते हैं, ठीक है। ये बता रखा है आपका, जब भूकंप आता है ना तो सिस्मोग्राफिक टेक्निक से पता, पहले आपको भविष्य हो जाते हैं कि इस टाइम पे भूकंप आएगा, वो सारी थिंग्स आपका कैसे काम करती है वो अलग थिंग्स है, फिजिक्स में आप डिटेल से पढ़ोगे जब हायर क्लास में जाओगे। नेक्स्ट चैप्टर लाइट है, लाइट के ही सहारे हम देख पाते हैं चीज़ों को, बिना लाइट तो कुछ भी नहीं है ना। और इसमें कुछ लॉज भी पढ़ते हो, इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन क्या है, स्नेल्स लॉ आई थिंक क्या है, वो आपसे पूछ रहे हैं। मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, लेंथ वाला, वो भी पढ़ना पड़ेगा, वहाँ से क्वेश्चन बहुत देखे गए हैं। और लास्ट जो हमने स्टेट का सोल्व करवाया था उसमें मैग्नीफिकेशन फोकल लेंथ से क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे तो और कुछ नहीं है। सनलाइट से कहते हैं वाइट और कलर्ड। अब ये बता रखा है ब्लाइंड स्पॉट, समटाइम्स पर्टिकुलरली इन द ओल्ड एज, किसे कहते हैं आई साइट भी कैंप होगी। विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट, ये बता रखा है जो देख नहीं पाते ना उनके लिए कैसे होता है, क्या टेक्निक बनाई गई थी, उनकी लैंग्वेज भी अलग होती है ना, बुक्स भी अलग होती हैं। पहले तो इतना नहीं होता था जो रह गई, लेकिन आजकल तो आपको पता है इनके लिए अलग से वैकेंसी भी निकलती है, वो सारी थिंग्स। नेक्स्ट है इसमें एंड लास्ट चैप्टर है क्या ये 17 का, स्टार्स इन द सोलर सिस्टम। तो कई बार आपसे पूछ लें कि बताइए ट्विंकल चमकते क्या है, आगे बढ़ोगे ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक कंसेप्ट आता है, वो सारी थिंग्स पढ़ोगे। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, कैसे आपको चमक प्रोड्यूस होती है, ये सारी थिंग्स। तो वैसे देखें तो नेचर इतना है कि जब हम जानने बैठ जाएं किसी चीज़ को तो बहुत ही उसी एक में ही पूरा टाइम लगा सकते हैं, बट इतना टाइम नहीं होता अपने पास। बट लेकिन नेचर का अभी हाँ, कुछ ही बात पता चली है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, कैसा काम कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कोई एक अदर पावर है जो इसको बैलेंस किए हुए है सारा कुछ। लेकिन अब तो धीरे धीरे पॉल्यूशन इतना बढ़ता जा रहा है, तो ये सारी थिंग्स, चलो ये तो कुछ काम का नहीं है अपना। हाँ, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक पूछा भी हुआ था कि सन के नज़दीक ग्रह का नाम क्या है और उससे दूर वाले का नाम क्या है, कौन सा क्या, कितने डिस्टेंस पे, तो वो सारी थिंग्स एक बार देख लेना कौन सा क्या है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन क्या से आने की पॉसिबिलिटी है, निकटतम तारा हो गया या ग्रह हो गया, दूर वाला कौन सा है, किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। ये अब तो आपको पता मंगल और चांद पे तो जा ही चुके हैं। और तो ये फिजिक्स के जनरल थिंग्स हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन बस ग्रह वालों से ही पूछेंगे ज़्यादा, इतना और तो डिटेल में तो नहीं लगता। और PYQ में तो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा हुआ था, डायरेक्ट सीधे ही क्वेश्चन थे इससे। फिजिक्स वाले 8th क्लास के NCERT की बात कर रहे हैं, वैसे नहीं कि 12th वाले बिल्कुल ईजी थे, आप सारे कर पा रहे थे। न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं, कई तो डायरेक्ट फ्रिक्वेंसी निकालना, एनर्जी निकालना दे देते हैं, और ऐसे ही आपका केमिस्ट्री वाले पोर्शन से। बट बायो के लिए जो ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं ग्रीन हाउस गैस के बारे में, CO2 मेन कंपोनेंट क्या होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी गैस आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें फेवर वो करती है ग्रीन हाउस गैस के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, वो सारी थिंग्स हैं आपकी ये दे रखी हैं इसमें। एंड वाटर पोल्यूशंस वगैरह क्या है, पानी को जैसे अलग अलग होते हैं ना, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के पोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं नेचर में। तो आप सबको भी साफ सफाई बना के रखनी चाहिए अपनी, ठीक है, पानी को ख़राब ना करें और ना ही वेस्ट करें।
तो आपको पता है धीरे धीरे पानी ख़त्म होता जा रहा है हर स्टेट पे, शहर में भी हो चुका है। तो ये अपना लास्ट चैप्टर था। तो आई होप आपने इन्जॉय किया होगा ये वाली वीडियोज़ और लास्ट जो वीडियोज़ हमने की थी वो वाली भी, ठीक है। अगर फिर भी आपको लगता है कोई रह गई है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, हम कोशिश करेंगे उस पर काम करने की। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए अच्छे से। इसके अलावा और कोई हेल्प चाहिए तो आप बता सकते हो।